Hello and welcome. You're watching NewsX and I'm Megha Sharma. There's a key meeting that has been held at the Home Ministry with regards to the extradition of Tahawur Rana. The External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, National Security Advisor Ajit Doval, the Union Home Secretary Govind Mohan, and NIA, CRPF and RAW officials were also present. A big discussion has been held regarding the security detail of Tahawur Rana from court to the jail. Javed Hussain on the telecast with me. Javed, what more can you tell us about this meeting? देखिए, इस वक्त जो ये जानकारी मिल रही है कि भारत में अभी इस वक्त विदेश मंत्रालय और देश के जो गृह मंत्री उनकी मीटिंग चल रही है, जिसमें एनएसए चीफ अजीत डोवाल भी मौजूद है। और इस मीटिंग का मेन जो मकसद है वो यही मकसद है कि जो जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से तहव्वुर राना के भारत लाने की बात चल रही है और किस तरीके से वो पहुंचेगा, कैसे यहाँ पे लाया जाएगा, किस तरह की सारी सिक्योरिटी होगी, कैसे जो प्रोसीडिंग होगी, उस सबको लेकर फिलहाल ये बात चल रही है विदेश मंत्रालय से। और जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि तहव्वुर राना जो हुसैन राना, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 22829424 है, जिसकी उम्र इस वक्त 64 साल है, और वो इस वक्त जो है जो ब्यूरो ऑफ प्रिजनर इनमेंट ट्रैकर के मुताबिक तहव्वुर राना को इस वक्त इंडियन अथॉरिटीज के हवाले कर दिया गया है और वो जेल से बाहर आ गया, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है। और ये इस वक्त की जानकारी है जो इस वक्त इंफॉर्मेशन आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में जो है पूरी तरीके से सुरक्षा को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और आपको बता दें कि अभी तक जानकारी मिली है सोर्सेज के हवाले से कि दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अधिकारी एनआईए हेडक्वार्टर भी पहुंचे हैं। वहां पर वो इसलिए गए हैं कि जो सुरक्षा की जो पूरी एक रूट होगी तहव्वुर राना को जब अगर दिल्ली में लाया जाता है तो किस तरीके से जो रूट है वो रूट मैप पूरा तैयार किया जा रहा है, किस तरीके से तहव्वुर राना को लाया जाएगा, उसके बाद किस तरीके से उसको एयरपोर्ट से उसे एनआई हेडक्वार्टर तक लाया जाएगा, कैसे पूरे मामले को एग्जीक्यूट किया जाएगा। मतलब क्योंकि तहव्वुर राना देश के लिए सबसे बड़ी चैलेंज था और ये भारत की कहीं ना कहीं जीत हुई है और देश की जो एजेंसी है उनकी भी जीत हुई है। और ऐसे में तहव्वुर राना भारत के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था उसमें उस हमले से जुड़े कई ऐसी बड़ी जानकारी जिसे एजेंसी जानना चाहती है। तो इस तरीके से मेरे साथ बने रहिए आप। We are also getting to know Tahawur Rana, as you said, Javed has been handed over to the NIA team in America. The US Bureau of Prison and Inmate Tracker has confirmed that Rana has been removed from his cell in American prison. Tahawur Rana is expected to be extradited shortly. Javed, any indication अभी क्या वो आज शाम तक या लेट रात तक तहव्वुर राना का एक्सट्रेडिशन कंप्लीट हो जाएगा और वो भारत पहुंच जाएंगे, या उनको कुछ और घंटे लगेंगे और अर्ली मॉर्निंग टुमारो, कल सुबह ही वो भारत पहुंच पाएंगे? देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि तहव्वुर राना को एजेंसी जो है वो लेकर कल सुबह तक, यानी कि गुरुवार की सुबह तक लेकर भारत पहुंचेगी, क्योंकि अभी जो एक रास्ता है अमेरिका से भारत का, ये तकरीबन 16 से 17 घंटे के बीच का है। और एक जगह जो फ्लाइट है वो ब्रेक भी होगी, जहां से फ्यूल चेंज होगा, या जहां पे एक रेस्ट होता है नॉर्मल फ्लाइट्स का, क्योंकि ये वाया शायद जर्मनी होते हुए ये भारत पहुंचेगी। तो इसलिए जर्मनी में इसकी स्टॉपेज बताई जा रही है, वहां पर फ्यूल चेंज और बाकी जो प्रोसेस है उसके बाद फिर वहां से टेक ऑफ करेगी, उसके बाद सीधा जो है वो भारत पहुंचेगी। अब भारत में यह है कि अभी तक जो बताया जा रहा है कि दिल्ली ही लाया जाएगा तहव्वुर राना को, क्योंकि जो मामला एनआईए में दर्ज है साल 2009 में और एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ऐसे में अभी तक ये बताया जा रहा है कि तहव्वुर राना को जो एजेंसी है वो दिल्ली लेकर आएगी और उसके बाद फिर ट्रांजिट रिमांड पे यहाँ से कस्टडी लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए जो एजेंसी है वो तहव्वुर राना को लेकर मुंबई जाएगी, क्योंकि मामला मुंबई का है। मुंबई पे 26/11 आतंकी हमला हुआ था। कई ऐसे सवाल है, कई ऐसे जवाब हैं जिसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। और भारत के लिए एक बहुत बड़ी ये चुनौती थी और भारत की एक बहुत बड़ी जीत है, जिसमें देश की, अगर हम खुफिया एजेंसी की बात करें या देश की सेंट्रल एजेंसी की बात करें, भारत सरकार की बात करें, तो उनके लिए बहुत बड़ी ये कामयाबी की 26/11 का जो मास्टरमाइंड है, जो आतंकी तहव्वुर राना, उसको लेकर देश की जो जांच एजेंसी है जी जावेद हमारे साथ इनफैक्ट बने रहिए। एज पर सोर्सेज, एज यू वर सेइंग, Tahawur Rana will likely be kept at Mumbai's Yerwada jail. Okay, that's Pune's Yerwada jail, the same jail where Ajmal Kasab was also kept. Although Tahawur Rana will be brought to Delhi first, he is surely to be taken to Mumbai, where he will be interrogated in Yerwada jail. So Yerwada jail is where Tahawur Rana is going
to be lodged after he is brought to Delhi and sent to Maharashtra. जावेद, ये वाला जेल वही जेल है जहां पर अजमल कसाब की कस्टडी भी थी, तो इसमें ये दो मिलते जुलते केस हैं। इसी 2611 की इंटेरोगेशन होगी। इसमें एनआईए, क्या दिल्ली से भी कोई टीम एनआईए की मुंबई पहुंचेगी? किस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी? देखिए, जो सेंट्रल एजेंसी एनआईए की टीम है, जो एक टीम पूरी बनाई गई है, जो अमेरिका पहुंची है तैमूर राणा को लेने के लिए, ये वही टीम है जो मुंबई के जो वकील है उज्जवल निगम, उनके साथ भी इन्होंने संपर्क किया था, क्योंकि उज्जवल निगम ही जो है इस पूरे केस को हैंडल कर रहे थे। 26/11 का जो ये आतंकी हमला था, इसको लेकर ही वो इस केस को लड़ रहे थे। तो जो तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो इस केस में अब तक फर्दर क्या डेवलपमेंट रहा है इसमें, क्योंकि लश्कर तौयबा और हुती का नाम सामने आया था। ये दो आतंकी संगठन जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर तैमूर राणा और डेविड कॉल हेडली ने जिस तरीके से एक पूरा ये साजिश रचा था मुंबई हमले को लेकर, जो साल 2008 में 26 नवंबर के दिन जो इस पूरे आतंकी हमले को जो शायद ही भूला जा सकता है, क्योंकि इसमें तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और 300 के करीब लोग इसमें इंजर्ड हुए थे। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। इसमें कई मुंबई पुलिस के जो जाबाज ऑफिसर थे, इंस्पेक्टर थे, उसके बाद हेड कांस्टेबल थे, जो इस पूरे टेरर अटैक में जो शहीद हुए। तो ऐसे में जहां एक तरफ जो इस विक्टिम परिवार हैं, जो इस आतंकी हमले के, वो तैमूर राणा की फांसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसमें जो एजेंसी है, एजेंसी के साथ साथ देश की जो सुरक्षा एजेंसी है, जो देश की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एजेंसीज हैं, वो भी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में शामिल रहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा जानना है, क्योंकि कई ऐसी कड़ी हैं जो एक लंबे समय से छूटा हुआ है, जिसको लेकर जो सेंट्रल एजेंसीज है इसको समझने की कोशिश करेगी, इसके कड़ी को जोड़ना चाहिए। क्योंकि हाल में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बाकी लश्कर तौयबा या जैश-ए मोहम्मद के आतंकी एक बार फिर से अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे हिंदुस्तान में, कई ऐसे मॉड्यूल का भी पर्दाफाश हुआ, जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंटल की अगर बात करें तो आईएसआई का जो एक मॉड्यूल है, वो जो अलवर में, राजस्थान अलवर में, जिसको बस्टेड किया गया। तो ऐसे कई कनेक्शन है। हाल ही में जिस तरीके से अभी एनआईए ने खुलासा किया है कि केरल के तर्ज पर राजस्थान में भी आतंकी संगठन जो है वो अपने आप को फिर से स्टैब्लिश करना चाह रहे थे। तो ऐसे में जो 26/11 का जो आतंकी हमला है, और उस वक्त से लेके अब तक जिस तरीके से लगातार आतंकी जो संगठन है, जो पाकिस्तान में बैठे लश्कर तौयबा, हुती, जैश-ए मोहम्मद जैसे कई बड़े संगठन है, हाफिज सईद है, जो लगातार कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए नापाक कोशिश कर रहा है साजिश को लेकर। तो ऐसे में जो 26/11 है वो हिंदुस्तान का वो जख्म है जिसे हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। और ऐसे में तैमूर राणा, जिसने इसको लेकर पूरी तरीके से रैकी किया, उसने एग्जीक्यूट किया, लॉजिस्टिक सपोर्ट किया, और 5 दिन जब वो मुंबई में रुका था, उसके 5 दिन के बाद ये 26/11 आतंकी हमला हुआ, जिसमें कई बेकसूर लोगों की जान गई। इसमें किस तरीके से एग्जीक्यूशन हुआ, वो दिल्ली, मुंबई के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर, हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी उसने पूरी तरीके से अपने टारगेट का रैकी किया था। तो ऐसे में तैमूर राणा के कई ऐसे नेक्सस है, कई ऐसे कनेक्शन है जिनका खुलासा हो सकता है। खुद तैमूर राणा से जो जब पूछताछ की जाएगी तो इस चीजों को लेकर उसके सामने जो है इन्वेस्टिगेशन की जावेद मेरे साथ बने रहिए। As per sources, we're getting to know that the NIA is likely to seek 27 to 30-day custody of Taiwoor Rana after he is produced in the NIA court. The case is being registered under Section 120B and 121A on charges of criminal conspiracy. So again, बात आ जाती है कस्टडी की, और इसी के बारे में बात कर रहे थे। रिमांड जो होगी, NIA की अपील होगी NIA कोर्ट में कि तैमूर राणा की कस्टडी एटलीस्ट 27 से 30 दिन की हो। जी बिल्कुल, एक प्रोसीजर्स है जिसमें जो साल 2009 में एफआईआर दर्ज की गई थी, एनआईए ने एफआईआर दर्ज किया था तैमूर राणा को लेकर हाफिज सईद के साथ। इसमें कई और जो इसमें एसोसिएट्स थे उनको लेकर नेम्ड एफआईआर दर्ज की गई थी। साल 2009 में एनआईए ने इसमें 120B 121 इसके अलावा यूएपीए के तहत और कई इसमें संगीन धाराएं दर्ज की गई थी। और ऐसे में कानून ये कहता है कि इस तरीके के मामले में जो देश किसी देश से जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान में जिससे आतंकी हमला हुआ 26/11, और ऐसे में ये कानूनी हक है कि किसी भी इस तरह के टेरर मॉड्यूल में शामिल जो
जो आरोपी होते हैं या जो आतंकी होते हैं उनसे एक पूछताछ के लिए एक लंबा यानी कि 27 से 30 दिन का भी पुलिस कस्टडी यानी कि एजेंसी ले सकती है। तो ऐसे में तऊर राना को लेकर एक लंबी पूछताछ होनी, क्योंकि एक लंबा समय के बाद भारतीय एजेंसी को भारत सरकार को एक सफलता मिली है। तो ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं, तकरीबन जो जानकारी मिल रही है तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे सवाल हैं जो देश की जांच एजेंसी एनआईए, जी बिल्कुल जावेद, we are also going to know as per sources Tawur Rana is being brought via a special plane that will halt at an undisclosed location for refueling before it reaches India. It has been 17 years since the 26/11 terror attacks and 15 years since Tawur Rana was arrested by the FBI on US soil. This development is thus being touted as the biggest extradition in recent times, and we remember how the 166 innocent people died. There were more than 300 that were left scarred, injured for life by the worst terror attack on Indian soil. Surinder Singh on the telecast with me. He is the former NSG commando. He was one of the commandos who fought terrorists in the 26/11 attack. He was injured in the Mumbai attack, and he also ended up saving lives of 627 people from Taj Hotel, Mumbai. Surinder ji, सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, talking to us. Surinder Singh, first question to you about how do you react now that after 17 years Tawur Rana has been extradited to India and he will be arriving tonight and the NIA will initiate its probe against him? ये जो ताहूर राना को लाने का जो फैसला माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो मिलके आतंकवाद के खिलाफ जो कदम उठाया है, इससे ये आतंकवाद के मुंह के ऊपर तमाचा और पाकिस्तान के मुंह के ऊपर तमाचा भी है। जो लोग उसमें विक्टिम रहे, जो उसमें जख्मी हुए, जिन लोगों को, जो निर्दोष लोग थे, उन लोगों की इन्होंने वहाँ 166 लोगों की लगभग जान ली, और कितने सारे माँ बहन जो बेटियां वहाँ थी उनकी असमत को इनको लूटने का काम किया, और बच्चों को भी इन्होंने नहीं बख्शा था। उस हमले में किस तरीके से उनकी हत्याएं की गई, उसका जो मास्टरमाइंड है वो किस तरीके से भारत से भाग के पाकिस्तान का जो है ना एक प्लानिंग के तहत वो कार्य किया था, उसका जो मैन मोहरा था ताबूर राना, जिसको जो है ना अब भारत में लाने के बाद इसके ऊपर मैं कहूँगा इसका जल्दी से जल्दी जो है ना इसका पूरा जांच करके और इस पूरे मामले की, क्योंकि इसमें बहुत सारी परतें खुलेंगी। उस समय जो मौजूदा सरकार थी उसका भी कहीं न कहीं कांग्रेस का जो ना इसमें मिली भगत थी, क्योंकि उस हमले के बाद आपने देखा होगा कि साथ साथ जो है ना वहाँ के मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा था, गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा था, और उस दिन जब अटैक हुआ तो पाकिस्तान का विदेश मंत्री दिल्ली आया हुआ था, कुरैशी साहब जो है। तो ये बहुत सारी परत जो है ना खुल के आएंगी, तो देश के सामने सच्चाई भी निकल के आएगी, और जब इसको जो है ना फांसी दी जाएगी तो उन सब लोग जो विक्टिम है जो उनको न्याय मिलेगा, और जो है आतंकवाद की जो है ना कमर तोड़ी जाएगी इसमें। सुरेंद्र जी, आपका आपने जब जिस दिन 26/11 के जो टेरर अटैक्स हुए थे, आपने अपनी जान पर खेल के 600 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई थी, आप खुद क्रिटिकली इंजर हो गए थे, कुछ आप उस दिन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे? बिल्कुल, जब उस दिन जब हमला हुआ तो सबसे पहले वहाँ की लोकल कमांडो ने जो ना पुलिस की कमांडो ने लड़ने की कोशिश की, तो पर जो ना नहीं लड़ पाए। उसके बाद नेवी की मैरीन कमांडो को बुलाया गया, तो मैरीन कमांडो भी जब नहीं वहाँ लड़ पाई, उनसे मुकाबला नहीं कर पाई आतंकवादियों से, और जो है उसके बाद आर्मी की एक यूनिट रहती वहाँ पे जो ना 2 ग्रेनेडियर थी उस समय पे जो है दिल्ली के अंदर कोलाबा के अंदर, उस यूनिट को भी लगाया गया। तो उसके बाद जो एनएसजी को कॉल किया गया था, जब उनके बस से बाहर थी बात, लोगों की जान बचाने का सबसे बड़ा मुद्दा था, तो कहा गया कि जो एनएसजी जो है वही बचा पाएगी। तो हम लोगों को जब कॉल होने के बाद हम बाई एयर जो है ना हमको आना था, रात भर देश का गृह मंत्री हम लोगों को यहाँ डिले करता रहा। हम सवेरे के टाइम पहुंचे तो हेलीकॉप्टरों से जब कमांडो जो उतारे गए तो उसमें पहला कमांडो था, और जो ना ताज होटल के अंदर जो ना जो ड्रॉप करने के बाद हमने लोगों को बचाना शुरू किया। सबसे पहले न्यूट्रंट ताज को क्लियर किया, उसके बाद जो ना ओल्ड ताज को किया। तो इस तरीके से जो ना जो निर्दोष लोगों को मारा, जो ना लाशें इस तरह से पड़ी हुई देख नहीं सकता नॉर्मल आदमी, क्योंकि इतना बड़ा नंबर था। और
उसके बाद जो लोग फंसे हुए थे उन लोगों को बार बार हमारे पास कॉल आ रहा था, हम उन लोगों को निकाल रहे थे। तो मैं खुद जो है ना उस हमले में जो है ना ताज होटल से 627 आदमी को रेस्क्यू किया ऑन रिकॉर्ड। और जब लगातार जब चलते रहे तो एक के बाद एक हमारे पास कॉल आ रहे थे, तो उस बीच में बाहर जो नंबर थे उनके ऊपर पाकिस्तान से एक कॉल आया। उस कॉल में एक महिला ने बात किया और महिला रोते हुए कहने लगी कि हमको 200 कुछ कमरा नंबर बताया, उस कमरे से हमको बचा लो और जो है हमें आतंकवादी मार रहे। फिर वो फोन काट दिया। तो बाहर जो अधिकारी थे उनको पता नहीं था पाकिस्तान से कॉल आया, कहाँ से आया, बाद में उसका खुलासा हुआ, पता चला। पर उन्होंने हम लोगों को मैसेज दे दिया। जब हमको मैसेज दे रहे थे तो लगातार जो है वो चीजें टीवी के ऊपर भी चल रही थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से टीवी के सब लोगों को भी, जितने भी वहां रिपोर्टर थे उनको भी सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, कि उन्होंने जान पे खेल के जो ना उस पूरे मामले को कवर किया। और शुरुआती दौर में वो लोग जो ना लाइव दिखा रहे थे, जैसे बताया जा रहा था वैसे ही दिखा रहे थे। बाद में उन्होंने बहुत अच्छा किया कि हर प्रोग्राम को आधा घंटा 10 मिनट डिले कर दिया, ताकि जब हम उसको अंजाम दे पाते। तो पहले क्या था, पता चल रहा था उनके आका ये बैठे हुए थे, ताबूर राणा जैसे ये लोग भी उनको गाइड कर रहे थे। पाकिस्तान से उनका जो वार रूम उन्होंने पाकिस्तान में बना रखा था, वहां से उनको गाइड किया जा रहा था। तो वो पहले अम्बुश लगा देते थे, फिर कॉल होता था, फिर हम जाते थे तो वहां फायरिंग होने, हमारे ऊपर फायरिंग करके फिर मिलिटेंट एक जगह से दूसरी जगह जगह चेंज कर लेते। तो उस दौरान जो ओल्ड ताज का गेट है उसकी सीढ़ियों से जब हम चढ़ने लगे तो चारों तरफ से आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दिया। और सबसे पहले हमारा सुनील जोधा नाम का कमांडो चला हुआ था, उस पर गोली लगी, 7-8 गोली लगी उनको। वो जब गिरने लगा तो दूसरे नंबर पर भी सुनील यादव करके लड़का चला हुआ था, उसको गोलियां लगी हिप के अंदर 2। तो वो जब गिरे तो मेजर उन्नी कृष्ण साहब ने अंदर जंप लिया और सामने जिस गेट से फायरिंग नहीं आ रहा था, तो कहने लगा तुम इनको संभालो और मैं इनको आतंकवादियों को देखता हूं। तो जब अंदर उनको लड़ते हुए जो है ना आतंकवादियों से मेजर उन्नी कृष्ण साहब वहां वीर गति को प्राप्त हुए। और हम लोगों ने जो हमारे बंदे कैजुअल्टी हुए, फायर चंद साहब था, राजवीर लांबा था, तो उनको उठाया वहां से और उनको हॉस्पिटल भेजा। तो उसी बीच में जो मेजर साहब की बॉडी को उन्होंने एक पर्दे में लपेट के और उसके पीछे शिफ्ट कर दिया, ये सोफे के पीछे। और उनका वेपन भी उन्होंने निकाल लिया और उनका जो है ना रेडियो सेट भी उन्होंने निकाल लिए। तो 8 घंटे तक हम लगातार जो है ना इसी तरीके से मुठभेड़ हमारी चलती रही, क्योंकि उनको रेडियो सेट से भी पता लगने लगा। और हम लोगों को ये डाउट रहा कि हमारे हथियार से हम पे फायर करें तो वो लगे पता कि जो ना हमारी MP5 से फायर हो रहा है। पर वो लंबे टाइम के बाद दोबारा हमने वहां से सर्च किया, तब उनकी मेजर साहब की वहां बॉडी मिली। उसके बाद फिर हमने पूरी प्लानिंग चेंज करके बाहर भी मैसेज दे दिया कि भाई हम रेडियो सेट के आधार पर इन चीजों के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से काम करेंगे। तो लगभग हम उस टीम के अंदर 13 आदमी बचे हुए थे। 13 आदमी की टीम में 5-5 आदमी की हिट होती है। तो फिर कंटिन्यू जहां जहां से मैसेज देते गए हम निकालते गए। और सबसे बड़ा जो ना कहानी, मुझे 3 दिन पहले बेटा पैदा हुआ था, मेरी घरवाली हॉस्पिटल के अंदर ही थी। और जो है ना आप सोचते होंगे ऐसे हालात में अगर कोई आदमी को कोई टास्क दिया जाए तो उसके ऊपर बड़ी कठिन मामला होता, पर NSG के अंदर ऐसी ट्रेनिंग है कि हम घर परिवार को भूल जाते हैं और सबसे पहले हमारे लिए देश सर्वोपरि है। तो जब 2nd फ्लोर को हम क्लियर कर रहे थे तो मेरे ऊपर मिलिटेंट ने ग्रेनेड मारा। हमने उससे पहले 4th फ्लोर के ऊपर एक मिलिटेंट को मार दिया था, जो आपने देखा होगा खिड़की से कूदने की कोशिश की, जो नीचे गिरा था, उस मिलिटेंटों को मारा। उसके बाद हमने 3rd फ्लोर क्लियर किया। ये बात है 28 तारीख की। 28 तारीख को फिर 2nd फ्लोर को रात को हम कवर कर रहे थे। तो जैसे मैंने एक रूम को सर्च किया तो एकदम आतंकवादी ने अंदर से मेरे ऊपर ग्रेनेड मारा। तो ग्रेनेड मारा तो मैं 2nd फ्लोर से नीचे मैंने जंप कर दिया। नीचे जंप करने के बाद मैं नीचे एकदम भाग के नीचे आया, तो बार था, उस बार के अंदर मैंने पोजीशन लिया पीछे की तरफ जाके। तो NSG क्या है ना, अटेम्प्ट जो करती है ना वो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ती है, डिफेंसिव लड़ाई नहीं लड़ती। देश की सब फोर्सें डिफेंसिव लड़ाई लड़ती हैं। तो मेरे साथियों ने उस कमरे के अंदर उनके ऊपर अटैक मारा आतंकवादी। तो वहीं वो बार के अंदर सीढ़ियां थी, तो सीढ़ियों से जब नीचे उतरने लगे, ऊपर से मेरे साथियों ने फायर करा और उसके अंदर की साइड में था, तो मैंने भी फायरिंग शुरू किया। तो एक मिलिटेंट को हमने उस सीढ़ियों मार दिया, 2 डायरेक्ट नीचे जंप करके, और उन्होंने गेट के पास बार की आड़ में पोजीशन ले लिया और मैं अंदर की तरफ था। 1.5 घंटा तक मेरा और उन आतंकवादियों को मुठभेड़ चलती रही। मैंने एक ग्रेनेड अपने पास रख लिया, भाई अभी तो मरना है और तो ग्रेनेड को निकाल लूंगा, फिर खुद भी जो है ना मर जाऊंगा, पर आतंकवादियों को नहीं भागने दूंगा, इनको भी मारूंगा। सुरेंद्र सिंह जी, आपकी ब्रेवरी की हम सराहना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपनी
अपना ये पूरा इंसिडेंट नरेट करने के लिए। हमने खुद ये आंखों देखी बात है, सारे देश भर में, सारे विश्व भर में ये न्यूज़ जब फैली थी तो डिफर्ड विजुअल्स के थ्रू, जैसा कि आपने बताया कैसे किस तरह से आपने टेररिस्ट को मार गिराया, वो सब कुछ पूरे विश्व भर में दिख रहा था। आपके सैक्रिफाइस की, आपकी ब्रेवरी की हम सराहना करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। I also have with me right now Devika Rothavan, who is a survivor of the 26/11 terror attacks. Thank you, Devika, for joining me. And my first question to you about your entire terrorizing experience about the incident that took place, the terror attack 26/11 at the CST when terrorists shot you in the leg. 26/11/2008 की रात में मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पुणे जाने के लिए बैंड्रा से CST गए थे। CST में 12 और 13 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठे। उतने में थोड़े टाइम बाद मेरे भाई बोले मुझे टॉयलेट जाना है। पापा बोले तू जाके आजा, फिर टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो गया, अचानक से बम विस्फोट हुआ, गोली फायरिंग होने लगती है, लोग भागने लगते हैं। मैं देख रही तो भागते भागते लोग गिर रहे, किसी के हाथ में गोली लगी है तो किसी के पैर तो किसी के सर पर। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी वहां सब क्या चल रहा है। मेरे पापा ने बोला कि बेटा हम भी भागते हैं यहाँ से। मैं मेरे पापा के साथ जैसे भागने की कोशिश करती हूँ, वैसी एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है। गोली लगने के बाद मैं बेहोश हो गई। उसके पहले मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वह अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। उस शख्स के चेहरे पे कोई डर नहीं था, ऐसा लग रहा था कि उसे हम लोगों को मार के खुशी मिल रही है। मुझे तभी कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर यहाँ सब क्या हो रहा है। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। फिर वहाँ से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में काफ़ी पेशेंट थे, काफ़ी लाशों पड़ी थी। डॉक्टर किसी को बेहोश कर पा रहे, किसी को नहीं कर पा रहे। वहाँ मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहाँ से मुझे JJ हॉस्पिटल शिफ्ट किए। करीबन JJ हॉस्पिटल में मैं 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया। जब मुझे डिस्चार्ज दिए उसके कुछ टाइम बाद मुझे ऑफिसर से कांटेक्ट किए गए। फिर मैं 10 जून 2009 को हमने कोर्ट में जाके कसाब को आइडेंटिफाई किया था। मेरे पापा ने कसाब और अब्बू इस्माइल को दोनों को देखा था और मैंने कसाब को। इस समय जब हम देखते हैं कि ताहूर राना जो कि मेन ऑर्केस्ट्रेटर था 26/11 टेररिस्ट अटैक का, उसको भारत में वापस लाया जा रहा है, उसकी कार्रवाई होगी, आप क्या फील करती हैं? ताहूर राना को इंडिया लाया जा रहा है, इस बात से मुझे काफ़ी खुशी हो रही कि फाइनली ताहूर राना को इंडिया लेकर आ रहे। इस बात से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ताहूर राना को लाने के बाद उससे सारी इंफॉर्मेशन मिले। जो आतंकवादी अब भी पाकिस्तान में छुप के बैठे, जो बड़े बड़े मास्टरमाइंड है, उसके बारे में भी और चीज़ें पता चले और आतंकवाद खत्म हो। ताहूर राना। देविका, क्या आपको लगता है जैसे अजमल कसब को फांसी हुई थी, ताहूर राना का एग्जीक्यूशन ऑर्डर भी देना चाहिए कोर्ट को? जी ज़रूर, अगर मुझे बुलाया जाएगा, अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ज़रूर जाऊंगी और मैं हमेशा खड़े रहूंगी आतंकवाद के खिलाफ के लिए। आपको कैसा लगा जब आपको पता लगा कि ताहूर राना अमेरिका में है, 17 साल से अमेरिका में है और पनिशमेंट से वंचित है? यूएस में है। मुझे ये चीज़ें की बहुत ये थी कि कब उसको यूएस से भारत लाया जाएगा। मैं एक चीज़ की ही वेटिंग पर थी और फाइनली वो चीज़ हो रही है। इस बात से मुझे खुशी हो रही है अभी। आप कैसा सोचती हैं, कैसा महसूस करती हैं कि जो बाकी टेररिस्ट हैं, हाफिज सईद, लश्कर तोयबा के जो कि मेन ऑर्केस्ट्रेटर थे 26/11 अटैक के, रहमान उर लखवी और बाकी सारे टेररिस्ट जो हैं अभी भी पाकिस्तान में हैं, उनको सेफ हेवन्स दिए जा रहे हैं, उनको, पाकिस्तान गवर्नमेंट को और उन टेररिस्ट का आपका क्या मैसेज है? मैं तो यही कहूंगी पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि आप जितने आतंकवाद को पाल रहे हो ये चीज़ गलत है। आप आतंकवाद का साथ दे रहे हो, आपका ही देश खत्म होगा। कितना भी आप बुराई करोगे, एक ना एक दिन आपको सजा जरूर मिलेगी। तो ताहूर राना का आना, उससे सारी इंफॉर्मेशन मिलना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जब जाके पूरी पाकिस्तान के खिलाफ हमें और सबूत मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है उसने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। कई बार वो हाँ करता है, कई बार ना करता है। कसाब भी उसके वहाँ से आया था बट उसने कभी जल्दी एक्सेप्ट ही नहीं की थी। देविका, आपने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल
करेजियस एग्जाम्पल सेट की है देश भर में जब आपने अजमल कासब को आइडेंटिफाई किया उसके ट्रायल के दौरान। आप क्या मैसेज देना चाहती हैं जो लोग टेरर फैलाते हैं देश के अंदर, और भारत के लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं आतंकवाद के लिए तो यही मैसेज दूंगी कि आप जितना भी गलत काम करोगे आपको सजा एक ना एक दिन मिलेगी, और मैं देश के लिए यही कहूंगी कि कभी हमारी हिम्मत नहीं आनी चाहिए आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब। देविका, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। I'm also being joined by Mr. Hemant Oberoi, who's the former head chef of Taj Hotel, Mumbai. He was present at that unfortunate time when the terror attack struck Taj Hotel in Mumbai. Thank you, Mr. Oberoi, for joining me. And my first question to you about what do you feel now that Tahir Rana has been extradited? He is in the process of being brought back to India tonight. It's to some extent it's a sigh of relief that some justice will be done, and I sincerely hope so that the justice is not too prolonged further. That it's already been 17 years, and most of the victims, near and dear ones, also have not survived actually that trauma. So I hope some justice will be done soon. Mr. Oberoi, you yourself have said it several times that it has been 17 years. 17 years has been too long a period for justice to be served to these terrorists, these perpetrators of the 26/11 heinous attack. People like David Headley, Hafiz Saeed, Rehmanul Naqvi continue to be given safe havens in Pakistan and in America. What is your message to these governments? I hope all the governments support each other to remove this terrorism from the world. I sincerely hope so, because it can happen to any country at any given time. Mr. Oberoi, now you have spoken at length about your horrific experience during the 26/11 terror attack. If you could once again tell us, how do you remember that unfortunate day 17 years ago when you were attacked by terrorists at the Taj building? You see, it's very difficult to narrate the whole thing in a nutshell, because what our people and what my colleagues went through that night, it was the most, I would say, horrendous crime against humanity. I mean, the young people who are known in hospitality industry to cook the food and serve the food. I mean, innocent people were shot at point blank range. What had they done wrong? Nothing. So why should they be suffering, or their near and dear ones suffering? It is inhuman totally on anybody's part. They came inside the kitchen, started shooting. You want to fight like a soldier, no? With the soldiers. Then we'll see who wins. What do you think and hope, and what are your hopes? What happens next in this case? How should the proceedings carry forward in court and during the NIA probe? You see, I think the justice, our government knows better how to deal with it. I am sure everybody will say same thing, that they shouldn't be pardoned at all. Now, Ajmal Kasab was executed after many years of facing trial. Do you expect Tahir Rana to meet the same fate as Ajmal Kasab, and should it be public execution? To some extent, yes, but they won't like, we are not a country which wants to see the execution. Yeah, execution should take place, and the message should be very clear that nobody should dare to do this crime again. Thank you, Mr. Hemant Oberoi, for joining me and sharing your experiences. And what do you hope
here on happens with Tahawwur Rana now that he is being brought back. I'm also right now being joined by Abbas Kazmi, who's the advocate of Ajmal Kasab. My first question to you about how do you react that Tahawwur Rana has been extradited and currently being brought back to India? देखिए, तहावर राना एज एन एक्यूज इन दिस केस इज वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये मेन कॉन्स्पिरेटर में इसकी गिनती है. ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनका, ये मेन कॉन्स्पिरेटर में इनकी गिनती है. और इंडिया ने बहुत ही बड़ी लीगल बैटल लड़ी है एक्सट्रेडिशन के ऊपर इनके लिए, और बहुत ही इंडियन सरकार ने मेहनत की इसके ऊपर. तो इट्स अ ग्रेट सक्सेस फॉर द इंडियन गवर्नमेंट. एंड अगर वो आएगा तो ये कॉन्स्पिरेसी और प्रूव्ड होगी, तो पाकिस्तान का रोल और खुल के सामने आएगा. तो तहावर राना की गिरफ्तारी जो है, अरेस्ट जो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही वाइटल है. You had been appointed to represent Ajmal Kasab in court. What can you tell us about Tahawwur Rana's role from the case files of the NIA? शायद जहाँ तक मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, ये रिटायर्ड आर्मी मैन है. तो रिटायर्ड आर्मी मैन जो है इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत ही कॉम्पिटेंट होते हैं. तो इनका रोल यही है कि ये 10 लड़कों को ट्रेन करके भेजना और फिर इनसे क्या काम करवाना, और फिर ये लोग, आपको पता होगा कि ये 3 दिन तक जब तक ये लोग ख़त्म नहीं हुए थे, तो इनको बाकायदा ऊपर से पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शंस आते रहते थे. तो यू नेवर नो, तहावर राना भी वो इंस्ट्रक्शन देने वालों में साथ में बैठता होगा. तो ये सब चीज़ें जो है, इट विल बी अ ग्रेट टास्क, अपहिल टास्क फॉर इंडियन प्रोसिक्यूशन टू प्रूव दिस. Abbas Kazmi, now what is it that you expect to happen in this case next? And again the question, will the court, will the judges again ask you to represent Tahawwur Rana like you represented Ajmal Kasab? देखिए, ऐसा लॉयर, इट्स अ कॉल ऑफ ड्यूटी. जिस तरह डॉक्टर ये डिसाइड नहीं करता है कि ये गंदा केस है, ये मरने वाला केस है, मैं इसको नहीं ले सकता. डॉक्टर का काम है अपना काम करना, हमारा काम है अपना काम करना. अगर मुझे अपॉइंट किया जाता है, और क्योंकि ये ट्रायल से मेरा काफ़ी लंबा नाता रहा है, आई विल बी ग्लैडली टेक इट. आइदर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा लीगल एड मुझको अगर अपॉइंट करती है तो आई विल डू इट, और अगर वो लोग खुद कांटेक्ट करते हैं तो वो भी देखेंगे एज पर द नॉर्म्स क्या होता है. Terrorists like Hafiz Saeed, Rehmanul Naqvi, other conspirators continue to remain scot-free in Pakistan. When do you think they will be brought to book? देखिए, वो वांटेड एक्यूज जो है ना, वो ज़्यादा करके पाकिस्तान में सब सेटल है, वो पाकिस्तानीज है. तो पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है ही नहीं. तहावर राना जो है वो कैनेडियन और यूएस में सेटल हो चुका था, तो उसके लिए इंडिया को आसानी रही कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का सहारा लेके एक लंबी लीगल बैटल जीता है. Do you think it is going to be a reasonable expectation that Tahawwur Rana is also sentenced to death? देखिए, इसकी प्रक्रिया वही रहेगी जो 93 ब्लास्ट केस में हो रही है, कि जैसे जैसे एक्यूज आते जाते हैं उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन जो है अपना केस साबित करने की कोशिश करती है. एविडेंस तो जो कुछ है वो वही तैयार है जो कसाब के लिए लगाया गया था, लेकिन कसाब के लिए वो मोस्टली इंडियन एविडेंस था, इंडियन विटनेसेस थी, ये थे वो थे. तसव्वुर राना को कोई इंडियन विटनेस नहीं है जिसने देखा है या जानता है, तो इसके लिए उनको स्ट्रेटेजी एकदम चेंज करना पड़ेगी. Abbas Kazmi, thank you very much for joining me and sharing your views. On that note, I'm out of time. I thank all of you for joining me on the telecast. Thanks for watching.